हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुपर एस्ट्रोलॉजर चैनल। आज की लाइफ में कुछ समस्याएं बहुत ही प्रीडोमिनेंट हो गई हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल टेंडेंसीज। पर क्या इन समस्याओं को हम पहले से ही कुंडली में देख सकते हैं और इसका कोई रेमेडियल मेजर ले सकते हैं? इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है फिर से आचार्य अमन जी को। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायण। अमन जी, सबसे पहले बताइए कि कुंडली में हम डिप्रेशन को देखते कैसे हैं? देखिए, कुंडली में जो हमारी लग्न कुंडली होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे 12 भाव कहे जाते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, 12 हाउसेज हैं। उसमें भी जो हमारे 7 मेन प्लैनेट्स कहे जाते हैं और 2 शैडो कहे जाते हैं, जो कि राहु केतु, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तो हमको ये देखना चाहिए कि डिप्रेशन बन किन से रहा है, इसके लिए कौन सा प्लैनेट जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे राहु केतु हो गए, शनि हो गया, और इसके अलावा हमारा मंगल और सूर्य हो गया। तो हम इनको ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं कि जो डिप्रेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये क्या किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ज़्यादा होती है, किसी पर्टिकुलर नक्षत्र या पर्टिकुलर सनसाइन वाले लोगों को ज़्यादा रहती है? देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी चंद्र राशि यानी मून साइन हो गया, जैसे कि हमने कहा कि हमारी जो कुंडली में साइन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नेम साइन हो गया, सन साइन हो गया और मून साइन हो गया। तो राशि हमारी वो होती है जब जिस समय हमारा जन्म हुआ हो, तो चंद्रमा जिस राशि में अथवा जिस नक्षत्र में होता है वो हमारी जन्म नक्षत्र अथवा जन्म राशि कहलाती है। ये बेसिक थिंग है। लेकिन हमको देखना चाहिए कि किन नक्षत्र वालों को ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है या ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंक करना, सोचना कि एक्सपेक्टेशन लगा लेना। तो ये सब किन नक्षत्र वालों को होता है? जैसे बुध के नक्षत्र हमारे हो गए या फिर केतु के नक्षत्र हो गए। जैसे हमारा अश्विनी हो गया, मघा हो गया, मूल हो गया, अश्लेषा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, रेवती हो गया। इसके अतिरिक्त आद्रा हो गया, भरणी हो गया, जो कि क्रूर संज्ञा के नक्षत्र होते हैं। तीनों पूर्वा हो गया, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा आषाढ़ा, इस तरह के जो नक्षत्र हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि इनको डिप्रेशन की समस्या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अगर राशियों की बात करूँ तो इसमें वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो हो गई हमारी, और कैप्रिकॉन हो गई, मकर राशि हो गई, लिब्रा हो गई, तुला हो गई। सिंह की बात करूं मैं तो सिंह राशि और धनु राशि, ये भी ऐसी राशियां होती है जिनको कभी कभी एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या देखने को मिल जाती है। वैसे तो कन्या राशि में भी देखा जाता है इसका इफेक्ट, लेकिन यूजुअली कह सकते हैं कि इसमें प्रेफरेंस, अगर मैं प्रेफरेंस के क्रम में रखूं तो सबसे पहले मैं रखूंगा स्कॉर्पियो को, फिर कैप्रिकॉन को। तो वृश्चिक और मकर को ज़्यादा समस्या आती है। तो अमन जी बताइए कि जैसे कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, मिलती जुलती हैं। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, सुसाइडल टेंडेंसी है, एक फियर ऑफ अननोन है जिसे कह सकते हैं, या सस्पिशन की प्रॉब्लम है। तो इसको आप लोग एस्ट्रोलॉजी में कैसे कैटेगराइज करते हैं? किस तरह के लोग एक जैसे होते हैं, एक तरह के योगों से जनरेट होती हैं प्रॉब्लम्स? देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एग्रेशन इशू किसी को होता है, किसी को फ्रस्ट्रेशन इशू होता है। इरिटेशन तो नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी एग्रेसिव हो सकता है और इरिटेशन हो सकता है, लेकिन किसी में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो सकती है। तो हम देखना चाहिए कि कुंडली में इसका योग कब बन रहा है, प्रॉपर कब बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण बताता हूँ योग का। जैसे सूर्य और मंगल की युति हो जाए और मंगल और राहु की हो जाए, जैसे ये अंगारक योग कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है, एज इट इज़ अंगारक का मतलब क्या हो गया कि एग्रेशन आना। लेकिन ये बार क्या होता है कि ओवर ऑफेंसिव हो जाता है, ये कई बार डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। लेकिन जो सूर्य मंगल का होता है, जो युति है, सूर्य मंगल की युति है, जब किसी भाव में बन जाए तो हमें देखते हैं कि जो नेटिव होगा, जो जातक होगा, वो छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाएगा। मतलब उसको पेशेंस लेवल उसमें बहुत कम होता है। यही चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके इरिटेशन की भी बात हो जाती है कि अगर उसको छोटी छोटी बात में इरिटेशन हो रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये युतियाँ बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। अब अगर इसको हम कहीं ना कहीं अलग ग्रुप में बांट लें, जैसे एक ग्रुप में मैं रखता हूँ कि डिप्रेशन को ले लीजिए, और यही डिप्रेशन का ग्रुप आगे आगे जाके एंजाइटी का बन जाता है जब उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगे कोई नेटिव कि हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। ये कि स्टूडेंट लाइफ में भी हो सकता है, एक करियर प्रोस्पेक्टिव से भी हो सकता है कि कोई कहीं पर काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लव रिलेशन में भी हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी हो सकता है। मतलब किसी भी एज ग्रुप में प्रॉब्लम ही हो सकती है, वही जाके आगे जाके कहीं ना कहीं एंजाइटी का रूप लेता है। अब ये हम कैसे इसको कहीं ना कहीं अलग क्रम में बांटेंगे, तो हम देखते हैं कि किसी को 7.5 ही चल रही है, नहीं चल रही है। जैसे किसी की लग्न कुंडली में सैटर्न है, वो रेट्रोगेट है कि नहीं, अगर वक्री होकर बैठा है, तो जब गोचर में ये स्थिति बनेगी, शनि वक्री हो जाए, तो कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी कि उसको अवसाद आएगा। उसके पहले ही ये इफेक्ट बन जाता है, क्योंकि जब शनि अपना ट्रांजिट करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो 32 डेज बिफोर और 32 डेज आफ्टर अपना इफेक्ट ज़्यादा रखता है। तो हम ये देखेंगे क्या इफेक्ट ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब जैसे मैं बात करता हूँ ओवर थिंकिंग की, तो जो हमारी बर्थ चार्ट होती है उसमें आप ये देखिए कि जो हमारा जो केंद्र का भाव है, जो हमने बताया था पहले भी, हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th। तो अगर ये खाली है कहीं ना कहीं, तो वो हाइपोथेटिकल चीज़ें ज़्यादा सोचेगा। ये 12th हाउस का कनेक्शन कहीं 5th हाउस से बन रहा है, या 12th हाउस में मून तो नहीं बैठा, 5th हाउस में तो मून नहीं बैठा, या 11th हाउस में तो नहीं बैठा, क्योंकि 11th हाउस से मून की दृष्टि 5th हाउस पर पड़ जाएगी। अगर ऐसा कोई कनेक्शन बन रहा है तो हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सोचना, ज़्यादा सोचना। क्योंकि ज़्यादा सोचने में क्या होता है, डीप थिंकिंग हमेशा केतु देता है। केतु कहता है डीप थिंकर होता है। तो अगर आप देखिए कि चंद्रमा की युति केतु के साथ बन रही है तो डीप थिंकिंग आएगी, और वहीं अगर राहु के साथ चंद्रमा की युति बन रही है तो ये कन्फ्यूजिंग
कहीं ना कहीं नेटिव को कर देता है। उसको कन्फ्यूजन होता है कि हाँ ये चीज़ एक्सपेक्टेशन लगाएगा, ये चीज़ पूरी हो सकती है, फुलफिल हो सकती है, नहीं हो सकती है, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा सोचने लगता है। तो कई बार जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती है नेटिव के लिए। हमको देखना पड़ेगा ये युतियाँ बन रही हैं नहीं बन रही हैं। एक ये भी टेंशन होता है कि पैनिक अटैक, कई बार जो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, यही आगे चल के पैनिक अटैक का भी रूप ले लेती है। तो पैनिक अटैक जो अगर हम अपनी ज्योतिष प्रॉस्पेक्ट से बात करूं तो देखेंगे कि यदि हमारे जो असेंडेंट है, लग्न का संबंध राहु से बन जाए, राहु या चंद्रमा से बन जाए, लग्नस्थ हो जाएंगे दोनों, लग्न में बैठ जाएं, और कहीं से इनको शनि देख ले, तो शनि तीन ही कंडीशन में देखेगा, या तो फिर 11th हाउस में हो या 4th हाउस में हो तो 10th अपनी साइड से, और 7th में है तो 7th साइड से देख लेगा। तब ऐसी कंडीशन कही जाती है कि उसको पैनिक अटैक आएगा। यही राहु नीच का हो, यानी चंद्रमा के साथ संबंध ना भी हो, तो भी हम कह सकते हैं कि पैनिक अटैक आएगा। तब उसके साथ ऐसी कंडीशंस आने लगती हैं कि राहु की दशा अगर चल रही है, शनि की दशा चल रही है, या फिर उसको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो इन इफेक्ट्स को हम देखेंगे कि उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। अगर ये समस्या और बढ़ जाती हैं, लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती हैं, तो यही कॉम्बिनेशन सुसाइडल टेंडेंसीज देती हैं या उसके कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं? देखिए मेनली क्या होता है कि सुसाइड का जब किसी भी नेटिव में ख्याल आता है तो सुसाइड टेंडेंसी किसी राशि या नक्षत्र पे तो डिपेंड अवश्य करती है कि इस राशि के, इस नक्षत्र के लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सुसाइड का मेनली क्या होता है, हमने आपको बताया, कभी भी डिप्रेशन जन्म लेता है तो एक्सपेक्टेशन से लेता है। अगर हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये मिलेगी और फुलफिल नहीं हो पा रही, अपनी स्ट्रेंथ भी लगा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सारा एफर्ट डाल रहे हैं, नहीं मिली, तब डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन का एक और ये भी रूप होता है कि हम सबसे अलग हो जाते हैं, हम अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे नर्वस सिस्टम का पूरा रोल्स होता है, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि हमारी जाहिर सी बात है ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, इसको जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड होते हैं सैटर्न पे, क्योंकि शनि इनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, और जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये डिपेंड होते हैं राहु पर, मतलब न्यूरॉन्स के कनेक्शन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है राहु। तो हमको देखना चाहिए अगर शनि और राहु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, या एक दूसरे से साइड का कॉम्बिनेशन है, या आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि अगर आमने सामने हो जाएंगे तो शनि की केतु से कंजंक्शन हो जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बनता है जब सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट होती हैं। तो सुसाइडल टेंडेंसीज अगर जनरेट हो रही हैं तो हमें देखेंगे वृश्चिक राशि जो होती है, बेसिकली वृश्चिक लग्न और राशि, यानी वृश्चिक असेंडेंट हो, वृश्चिक राशि हो, मकर हो या सिंह हो, ऐसी राशियों में हम देखेंगे कि जिनमें फायर साइंस में भी ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ऐसी राशियों में देखेंगे, नक्षत्र में देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, आद्रा नक्षत्र हो गया, या फिर हमारे जो आश्लेषा नक्षत्र हो गया, ऐसे नक्षत्र जो कहीं ना कहीं जातक को या नेटिव को अंदर से हीन भावना के जरिए उसको उत्पीड़न करते हैं, उनको लगता है कि हम ये चीज़ें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसीज जनरेट हो जाती हैं। तो बेसिकली ये राशिज हैं। और आप देखें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और जो हाइपर टेंशन हो गया, ये सब आगे जाके सुसाइड का ही रूप ले लेते हैं, मतलब सुसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी के नेटिव में ऐसी योग बन रहे हैं, जातक में है ऐसी कुंडली में योग, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे राहु कहीं बैठा है, जैसे कि मैंने बताया लग्नस्थ है, असेंडेंट में है, शनि के साथ युति बन रही है, क्योंकि हमने बताया ना नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट शनि करता है, और जो ब्लड फ्लो होता है न्यूरॉन्स के जरिए, जो भी हार्मोन्स फ्लो होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड के थ्रू ही होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा चंद्रमा, क्योंकि सारी चीज़ें मन से हो रही हैं। तो अगर चंद्रमा कहीं से पीड़ित नहीं है तो हम कह सकते हैं वो बच सकता है, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, लेकिन सुसाइड तक आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर सुसाइड तक जा रहा है तो हमको देखना पड़ेगा चंद्रमा कहीं से पीड़ित तो नहीं है। तो अगर गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, जैसे कि हमने बताया शुभ ग्रह हमारे गुरु हैं, शुक्र है, बुध है और पूर्ण चंद्रमा भी है, अगर ये सब उस पर दृष्टि डाल दें तो फिर जो नेटिव होगा, जातक होगा, वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रह सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा। क्या कुंडली देख के ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टाइम पीरियड पे किसी नेटिव को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ताकि हम उसका उस टाइम पे या उस टाइम से पहले उसका कोई रेमेडियल मेजर ले लें? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो हमारी लग्न कुंडली बनी है, लग्न कुंडली में क्या ऐसा योग बन रहा है, जैसे शनि केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, या फिर शनि मंगल आपस में बैठ जाएं और चंद्रमा से यही योग छठे पड़ जाए, 5th में पड़ जाए, या फिर 9th हाउस में पड़ जाए, 8th में पड़ जाए, हमको गणना करनी पड़ती है, कैलकुलेशन होता है। तो देखेंगे कि नेटिव होगा, उसको इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करेगा, क्योंकि जो शनि होता है वो कई बार ऐसा ग्रह होता है जिसको रीड करना ही कठिन हो जाता है। तो सैटर्न जो होता है वो नेटिव को अकेला, जातक को अकेला करेगा, जैसे कि आपने कहा। तो अब ये देखिए टाइम पीरियड क्या चल रहा है, क्या उसको राहु की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है, या फिर उसको जो गोचर में शनि ऐसी स्थान पे चल रहा है चंद्रमा राशि से जहाँ पर उसके मानसिक अवसाद या डिप्रेशन की कंडीशन बन रही है। और मैंने कि जैसा बताया, जब शनि रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है, तब भी कंडीशंस अप्लाई कर जाती हैं बिफोर 32 डेज और आफ्टर 32 डेज। तो हमको देखना पड़ेगा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेट्रोग्रेड होगा तब ज़्यादा प्रॉब्लम देता है कई बार शनि, और जैसे ही वो मार्गी होने लगता है तो अपने अपने फ्लो में चलता है, अपने डायरेक्शन में चलता है, तो ये चीज़ें क्लियर आउट करा देता है। तो हमको रीड करना पड़ता है कि कब ये दशा में आएगा, मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं होता ये इम्पैक्ट, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये सब जो मैंने आपको बताया है कि ये सब एक फेजेस हैं लाइफ के जिसमें ये सब ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा।
क्या जैसे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स पेरेंट्स टू चिल्ड्रन पास होती हैं, तो जैसे बोलते हैं कि कुंडली में तत्व पास हो जाते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, तो क्या ये समस्याएं भी ऐसी हैं जो पेरेंट्स में हों और बच्चों में भी आ सकती हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी? देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज़ें होती हैं कि कोई जेनेटिक में चीज़ें जा रही, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कोई क्वालिटीज़ गई हैं मदर की फादर की चाइल्ड में, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें भी जा सकती हैं ना, कि अगर फादर की कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है या चंद्रमा पीड़ित है, जिसे हम लोग बेसिकली पितृदोष कहते हैं, अगर पितृदोष लगा हुआ है तो अगर चाइल्ड में जा रहा है तो हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं अवसाद का कारण बनेंगी। मतलब ये जेनेटिकली होता है। अगर पैतृक दोष लग रहा है पिता की कुंडली में और माता की कुंडली में, तो ये बच्चे की कुंडली में भी जा सकता है। जैसे उसका भी चंद्रमा पीड़ित हो सकता है और फादर का है, यदि फादर का चंद्रमा पीड़ित है, हम देखेंगे कई बार चंद्रमा राहु फादर के में बैठे हैं तो नहीं चंद्रमा राहु बच्चे के में बैठ रहा है, चाइल्ड में जा रहा है, तो देखेंगे चंद्रमा केतु की युति बन गई है, या फिर सूर्य और चंद्रमा का योग बन गया, अवस्था योग बन गया, तो थोड़ा सा इरिटेट करेगा वो, मतलब जल्दी जल्दी एग्रेसिव हो जाएगा, उसे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होता है ऐसा ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उसको अकेला करती हुई, इंट्रोवर्ट में भी ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं दूसरे से, तो इंट्रोवर्ट करती है अपने आप में रहना, ये भी डिप्रेशन का ही एक ग्रुप कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं फादर से मदर से चाइल्ड में जाती हैं, जेनेटिक होती हैं बेसिकली। जी, क्या आप जैसे हमने तो योगों की बात करी, पर क्या ये जो 9 ग्रह हैं हमारे, इनकी प्लेसमेंट्स भी ऐसी हो सकती हैं कि इस तरह का अवसाद या इस तरह का डिप्रेशन दें? तो आप उस 9 ग्रह पे थोड़ा एक्सप्लेन करवाएंगे? देखिए जैसे कि मैंने बात करी, जो पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो 7 मेन प्लैनेट्स होते हैं फ्रॉम सन टू सैटर्न, ठीक है, उसके बाद 2 शैडो हो गए जो कि राहु के, 2 छाया ग्रह हैं, तो इमेजिनरी उनकी मतलब चीज़ें स्टेबल भी नहीं रहती हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक, हाइपर टेंशन, हाइपोथेटिकल चीज़ें ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना है, ऐसी अगर समस्या बन रही है या फिर ये नेक्स्ट स्टेज पर जा रही है, जैसे हमने आपसे बात करी सुसाइड को लेकर, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, यानी वो बहुत अवसाद में है, तो ये सब हाँ बिल्कुल ग्रहों से ही रिलेट करता है। और हमको देखना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सन हमारा 5th हाउस में हो जाए तो छोटी छोटी बात पे एग्रेशन आ जाना, शनि हमारा केतु के साथ पीड़ित हो जाए, 12th हाउस में बन जाए, 9th हाउस में बैठ जाए और कहीं ना कहीं 3rd हाउस से भी कनेक्शन बना ले, राहु के साथ बैठ जाए, तब ऐसी कंडीशंस हम कह सकते हैं कि बनती। लेकिन मैं इसको सेपरेट करके एक एक प्लैनेट का आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये बनता है। अब आप सन का देखिए, सन अगर हमारा कहीं से राहु के साथ बैठ जाए, क्योंकि वैसे ये पैतृक दोष भी कहा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये 3 ग्रह जो हैं, ये अगर राहु के साथ केतु के साथ बैठ जाएं, किसी तरह से पीड़ित हो जाएं, और भी कुंडली का अवलोकन करना पड़ेगा उसके फैमिली मेंबर्स का, लेकिन अगर ये योग बन रहा है तो हमें कह सकते हैं उसको पैतृक दोष लगा है। तो सूर्य अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए, पीड़ित हो जाए सपोज, या फिर 4th हाउस में बैठ जाए, क्योंकि मध्य रात्रि का जन्म कहा जाता है, तो सूर्य के पास बिल्कुल बल नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी और वो अपनी जितनी स्ट्रेंथ होगी उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है, तो कई बार यही चीज़ें उसके लिए डिप्रेशन की बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, अब उसको मान लीजिए वो एक 3rd क्लास का एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, लेकिन उसने एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि कहीं ना कहीं हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर 1st क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वो उससे फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो ये उसको अवसाद देगा, डिप्रेशन देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जितनी है उससे ज़्यादा नेगेटिव एक्सपेक्ट करने लगता है। तो अगर हमारा सूर्य पीड़ित हो जाए तो हमको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यही सूर्य पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए और सूर्य हमारा लग्नस्थ हो जाए, जैसे मेष राशि में लग्नस्थ होकर उच्च का बैठ जाए, तब ये इस कंडीशन उतनी नहीं आएगी, अगर पीड़ित भी हो जाए तो भी। अब जो हमारा 2nd प्लैनेट है उसको हम अगर बात करें चंद्रमा की, देखिए सबसे मेन प्लैनेट तो यही होता है। मान लीजिए आपके पास डेजिग्नेशन अच्छा है, पैसा भी है, लग्जरी भी है, वाहन भी है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारे सुख हैं, भौतिक संसाधन है, लेकिन अगर आपका मन ही नहीं अच्छा है, मन ही नहीं पसंद है, तो वही बात आती है ना कि सारी चीज़ें होने के बाद भी अकेला सा फील होता है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति को, नेटिव को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, एंजाइटी की तरफ ले जाता है, जब बेचैनी बढ़ने लगती है कि हमको ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो चंद्रमा तो सबसे मेन हो गया। चंद्रमा का हम दे सकते हैं कहीं ना कहीं 8th हाउस से उसका कनेक्शन बन जाए, या कंजंक्शन हो जाए, केतु के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए, या फिर चंद्रमा हमारा अस्त हो जाए जैसे सूर्य के साथ हो जाए, और इस पर शनि मंगल दोनों ग्रह दृष्टि डाल लें, तो नेटिव के पास सारी चीज़ें हो सकती हैं, अवेलेबल हो जाए, कुंडली में अच्छा योग भी तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचैन रहेगा, अवसाद में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, हाइपर टेंशन भी हो जाती है, ऐसे जातकों को ब्लड की समस्या भी हो जाती है। तो हम ये देख सकते हैं चंद्रमा से भी ये समस्याएं बन जाती हैं। लेकिन मैंने आपसे बात करी ना कि अगर गुरु शुक्र कहीं से देख लें तो इसका इफेक्ट बिल्कुल 110% कम हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। बुध के लिए अगर मैं बात करूं तो जो मरकरी हमारा जो प्लैनेट होता है, मरकरी और मार्स, ये दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन और चीज़ें एक ही जैसे होती हैं, इनको मैंने एक ही कैटेगरी में इसीलिए ले लिया है। मंगल क्या करता है, अगर मंगल किसी का खराब हो जाए तो डिप्रेशन का ऐसा रूप बनाता है कि कहीं ना कहीं हम एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, हमको चाहिए कुछ और हम जा कहीं और रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जब मंगल ऐसा पीड़ित हो, जैसे नीच का हो जाए,
कर्क राशि में संचरण करे, या मंगल पीड़ित हो जाए राहु के साथ, केतु के साथ बैठ जाए, ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि राहु के साथ जब बैठ जाए, क्योंकि अंगारक योग का निर्माण भी कर देता है। या सूर्य के साथ बैठ जाए तो कहीं ना कहीं एग्रेशन ज़्यादा दे देता है। तो हमको जब जाना कहीं और, हम जा कहीं और, एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेजीनेस आ रही है, वो चीज़ें नहीं फुलफिल हो रही हैं, तब हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन उसके कारण भी बन रहा है। तो मंगल अगर पीड़ित हो जाए किसी का सेपरेट वे में, जैसे फॉर एग्जांपल 4th में बैठ जाए, क्योंकि मांगलिक योग भी बनता है ना 12th में, 1st में, 4th में, 7th में, 8th में, इनमें भी बन जाए तो कहीं ना कहीं ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। कई बार इसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो कि हम काम भी नहीं कर पा रहे, लेजीनेस आ रही, दूसरा ये होता है कि ऊर्जा ज़्यादा है, उसको हम कहीं ना कहीं इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, उससे हम अपनी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं एंजाइटी को जन्म देती है, इरिटेशन होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो ये खराब होने लगता है। बुध के लिए भी वही चीज़ है, हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो देख रहे हैं मरकरी क्या होता है, बेसिकली बुध हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा क्या होता है, मन को रिप्रेजेंट करता है, और बुध का जो कारक ग्रह है, मतलब बुध जो रिप्रेजेंट करता है हमारे बुद्धि को करता है। अब बुद्धि कैसी है, जैसे सपोज किसी भी हम डेजिग्नेशन में हैं, या फिर हम आर्म्ड फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, नेवी में हैं, अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ चला रहे हैं, मैरिटल लाइफ चल रही है, कोई भी लाइफ चल रही है, या इसकी किसी फेजेस में बुद्धि का बहुत बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि कहते हैं अगर बुद्धि खराब हो जाए तो फिर सारी चीज़ें अपने आप खराब होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बुध का भी ये कंजंक्शन बन रहा है केतु के साथ, और बुध अगर मंगल के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, बुध मंगल के साथ बैठेगा तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा सोचने लगेगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा। यही अगर शनि के साथ बैठ जाए तो थोड़ा सा कम दिमाग लगाएगा, बुध अस्त हो जाए। अगर यही बुध कन्या में बैठ जाए, मतलब वर्गों में बैठ जाए, तो उच्च का होगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बुध पीड़ित हो रहा है इन सब चीज़ों से, इसको चंद्रमा से भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें डिप्रेशन का काम बन जाती है। सपोज एक आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसने अपनी कैलकुलेशन करी और ओवर कैलकुलेशन कर ली, उसने लगा दिया, लेकिन उसने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी फुलफिल नहीं हो पाई, उसको लॉस हो गया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना आएगी, इरिटेशन आएगी और एग्रेशन आएगा। यही सब सारी चीज़ें आगे जाके अपने रिलेशंस को और डिप्रेशन को जन्म देती हैं। तो बुध का तो रोल बहुत बड़ा होता है। दूसरा क्या होता है, एक होता है जो जुपिटर प्लैनेट होता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे फॉर्चून को, भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जुपिटर को देखेंगे तो अगर किसी की कुंडली में जुपिटर ही पीड़ित हो जाए, तो वैसे तो मैंने बताया है ये पैतृक दोष को भी उत्पन्न करता है, बताता है कि नेटिव की कुंडली में पैतृक दोष है या नहीं है। उसके साथ ये भी देखेंगे कि गुरु अगर किसी का पीड़ित हो रहा है तो जातक पर अर्ली एज में ही कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। अगर वो लाइबिलिटीज़ ले रहा है तो अपने ड्रीम्स को तो फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना, लेकिन वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ चीज़ों को एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन काम नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा पड़ जाता है, तब भी ये कहीं ना कहीं अवसाद को जन्म देता है। अगर वो इस जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहा है तो यही चीज़ें आगे जाके कहीं ना कहीं सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमको देखना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत बड़ा प्लेनेट है। हमारी कुंडली के जो 12th हाउसेस होते हैं, इनमें से 6 को तो वही कंडक्ट करता है, लीड करता है। अगर हमारा जुपिटर ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएशन वाला बन जाए, तब बहुत सारी हम लोग पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, उसको हम नहीं अगर बियर कर पा रहे हैं तो ये सब फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा। कहीं ना कहीं एंजाइटी भी इसमें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जुपिटर अगर अच्छा है तो आपको कोई नॉलेजेबल पर्सन जरूर आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपको एक अच्छी डायरेक्शन देगा, आपको पाथ अच्छा होगा, आप धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, तो फिर इतनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अब हम देखेंगे कि जो वीनस प्लैनेट होता है, क्योंकि जो वीनस है वो कहीं ना कहीं प्रेम का कारक ग्रह है और आकर्षण का है, शाइनिंग प्लैनेट है। अगर वीनस हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए तो हम ये देखेंगे कि वीनस से डिप्रेशन को कैसे जन्म मिल रहा है, क्योंकि एक मेल की चार्ट में कहीं ना कहीं पुरुष की कुंडली में शुक्र का बहुत बड़ा स्थान होता है, शुक्र पत्नी का कारक होता है, 7th हाउस को लीड करता है कहीं ना कहीं। अगर वो पीड़ित हो जाए तो जो हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं, और लव लाइफ हो गई, हमारी मैरिटल लाइफ हो गई, उसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती, कहीं ना कहीं सेपरेशन हो जाए। देखिए, डिप्रेशन तो कभी भी किसी भी लाइफ पार्ट में किसी फेज में जनरेट हो सकता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है। मान लीजिए सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो कहीं ना कहीं हमको उससे ज़्यादा उम्मीदें थी, या हमने उसको ज़्यादा प्यार करा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी उससे, वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन की भावना आएगी, डिप्रेशन आएगा, लगेगा कि अवसाद में चले जाएंगे, हम अकेले रहना चाहते हैं, कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हम अपनी पसंद नहीं करेंगे। और इन सब का कारक ग्रह जो होता है वो बेसिकली सैटर्न होता है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स को और हमारी नर्वस सिस्टम को जो लीड करता है वो सैटर्न करता है। आखिरी में सबको अकेले ही रहना है, तो अगर अवसाद की स्थिति ऐसी होती है कि अगर हम अकेले रह रहे हैं तो उसको लीड कौन करेगा, सैटर्न ही करेगा। तो सारे प्लैनेट्स को आखिरी मिला के सैटर्न पर ही मिलाना है, सैटर्न ही सारा काम कर रहा है। तो बेसिकली हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन डिप्रेशन का कारक है वो सैटर्न है। ये सारी चीज़ें देखनी है कि शुक्र में कैसे हो रहा है। शुक्र पीड़ित हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा राहु के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए, या फिर शुक्र मंगल की भी युति बन जाए, तो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम किसी से जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, अपोजिट इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी जब एक्सपेक्टेशन खराब होने लगती है और चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो हमको बहुत जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन होता है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हम नहीं ले पाते हैं किसी से।
अब जो हमारा जो मेन प्लैनेट आता है, जो कहीं ना कहीं इसका कारक है, सैटर्न के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि सैटर्न सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि अपनी राउंड को कवर करने में, अपने जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसको कवर करने में भी काफ़ी टाइम लेता है और 2.5 साल अप्रॉक्सीमेट एक राशि में रहता है। तो सबसे बड़ा प्लैनेट है। हम लोग इससे डरते भी हैं कई बार कि 7.5 हमारी आ गई है या ढैया चल रही है। जैसे इस समय कैंसर पे, कर्क राशि पर और स्कॉर्पियो पे ढैया चल रही है, हम देख सकते हैं। और 7.5 जब चलती है चंद्रमा से, जो हमारे 12th हाउस में, और खुद चंद्रमा राशि में जो हमारी जन्म राशि मून साइन है, और उससे 2nd हाउस में जब सैटर्न ट्रेवल करता है, गोचर में स्थिति बनाता है, तो ये बेसिकली इसे 7.5 कहा जाता है। हमने आपको बताया कि सैटर्न जो है हमारे नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को इंडिकेट करता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमको ये चीज़ देखनी चाहिए कि सैटर्न ही कहीं ना कहीं जब इस टाइम फेज में आता है तो हमको अवसाद देगा। अब जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें 7.5 अच्छी गई है, तो हो सकता है उसको जो फिजिकल चीज़ें हैं वो अच्छी मिली हो, यानी उसके पास हो सकता है उसने अपना हाउस बना लिया हो, व्हीकल्स ले लिए हो अच्छे, उसकी मैरिड लाइफ में अचीवमेंट हो गई हो, या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है अगर शनि उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाला है तो उसका शेड्यूल हेक्टिक कर देगा, इतना ओवरलोड कर देगा कि उसे अपने पर्सनल टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो हमको देखना पड़ेगा अगर सैटर्न ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है तो कब कर रहा है। जो मैंने आपको फेजेस बताए हैं, राहु में शनि का अंतर हो जाए, शनि की महादशा चलने लगे, या गोचर में शनि की स्थिति चंद्र राशि से पंचम में बन जाए, चंद्र राशि से अष्टम में बन जाए तो ढैया ही बन जाएगी, या फिर चंद्र राशि से दशम में भी बन जाए तो ये सारी स्थिति ज़्यादा क्रिएट करवाता है, या चंद्र राशि से 6th हाउस में बैठ जाए। तो सैटर्न की रीडिंग हर एस्ट्रोलॉजर को करनी चाहिए और हर नेटिव को भी पर कुंडली में देखना चाहिए कि किस टाइम फेजेस में इस सैटर्न आ रहा है और कब जा रहा है, क्योंकि उसी टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी हमको ज़्यादा होती है, क्योंकि यही वो फेज़ होता है जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, जो कि वृश्चिक हो गई, मकर हो गई, यही वो फेज़ होता है जब इसमें कोई नेटिव, अगर ये योग ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो हमको देखना चाहिए कि किस लाइफ के फेज़ में ये आने वाला है। अब जो दो हमारे शेडो प्लैनेट हो गए उनकी बात कर लेते हैं, राहु के, तो इनको एक ही कैटेगरी में मैंने रखा है, क्योंकि दोनों शेडो प्लैनेट और एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं, छाया ग्रह हैं। देखिए राहु केतु क्या होता है, बेसिकली राहु एक अलग है और केतु का कुछ काम अलग होता है। राहु केतु आपको तब भी सेव कर लेगा, केतु डीप थिंकर है। जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। सपोज किसी ने किसी व्यक्ति को, पर्सन को कुछ बोल दिया तो दिन भर उसके बारे में सोचते रहना कि उसने हमको ऐसा क्यों बोला। अगर ऐसा आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है, ऐसा सिम्टम दिख रहा है, तो ये केतु का इम्पैक्ट होता है कि केतु चंद्रमा के साथ पीड़ित है या फिर शनि के साथ है, तब ये इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और राहु का क्या होता है, ओवर थिंकिंग होती है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको मैं कह सकता हूँ शेडो प्लैनेट है, जो कई बार एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करवा देता है। मतलब अगर लव लाइफ में है तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हम इससे जितना प्यार करते हैं, जितना लव करते हैं, वो भी हमको उतना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और शुक्र के साथ इसका संपर्क हो जाए तो भी सेम थिंग आती है। अगर जुपिटर के साथ हो जाए, जैसे मैंने बताया है, तो लायबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं फॉर्चून का साथ हमको नहीं मिलता है और भाग्य का साथ नहीं मिलता है, हमारी चीज़ें अच्छे से नहीं चल पाती हैं। तो राहु ये सारी चीज़ों को लीड करता है। तो राहु और केतु में भी अगर आप चुनेंगे तो मैं कहूँगा केतु एक टाइम पे आपको बचा भी सकता है, सेव कर सकता है, लेकिन राहु में थोड़ी सी चीज़ें वस्ट हो जाती हैं। राहु अगर कुंडली में ज़्यादा खराब हो जाए तो वस्ट थिंग आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया पैनिक अटैक होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज होना, ये सब राहु पे इम्पैक्ट करता है। कि अगर असेंडेंट से राहु का चंद्रमा से कनेक्शन बन रहा है, उसको सैटर्न कहीं से देख ले, या मंगल और शनि का, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन हो जाए, वो चंद्रमा से 6th हाउस में हो जाए, चंद्रमा राहु से, तब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। तो कुंडली में इन योगों को देखना चाहिए कि राहु और शनि बेसिकली इसके ज़्यादा कारक होते हैं, और जो कि मैंने बताया न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करता है शनि, और उसके जो कनेक्शंस होते हैं उसको राहु करता है, और जो बेसिकली मन होता है इसको जो रिप्रेजेंट करता है वो चंद्रमा करता है। अगर मन भी हमारा अच्छा है तो अगर ऐसी कंडीशंस बन भी रही किसी कारण से लाइफ के किसी फेज में, तो भी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो अमन जी, ये तो बात होगी प्रॉब्लम्स की। अब हमारे यूजर्स को बताइए कि अगर इस तरह की कोई समस्या है हमारी कुंडली में तो उसके हम क्या रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अभी कुंडली में बताया कि किन प्लैनेट्स के जरिए ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है, उसी को अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही है, तो एंजाइटी में कन्वर्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं किसी ना किसी लाइफ फेजेस में। लेकिन अगर बेसिक वैदिक कुंडली बात करूँ तो आप ये देखेंगे कि अगर जुपिटर हमारा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, और कहीं ना कहीं पूर्ण चंद्रमा है, और बुध भी अच्छा है, तो कहीं ना किसी माध्यम से रिलेशन हमें मिल सकता है। तो इसके लिए हम पहले आपको बात करेंगे शनि को। हम शनि को लेकर समझा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम पे रिलेट करती हैं, उसको ही कहीं ना कहीं लीड करती हैं। तो सैटर्न राहु अगर शांत हो जाए हमारे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आराम से दब जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसका इम्पैक्ट कैसे होगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई वृक्ष बताए गए हैं जो कहीं ना कहीं शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये देखिए कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसको हमारे वैदिक ज्योतिषों ने गोल स्वरूप 360 डिग्री का एक गोल स्वरूप माना है। सबसे पहली बात यह है, ठीक है। उसमें भी हमने ये रखा है कि 360 डिग्री में जो हमारी राशिज हैं वो कितने कितने कैटेगरी में बटी हैं। जैसे 30-30 डिग्री की हमने राशियाँ मानी, तो 12 राशि हो गई 360 डिग्री की, ठीक है। उसमें जब शनि ट्रैवल करता है तो कैसे उस पूरे कर को कवर करता है,
तो हम ये देखेंगे जो 7.5 होती है बेसिकली जो चंद्रमा राशि है उससे 12th हाउस में, जो चंद्रमा राशि के जहाँ जो राशि उसी में, और उससे जो 2nd हाउस है उसमें जब शनि आता है, सैटर्न आता है, तो इसे हम कहते हैं शनि की 7.5। और जो ढैया है वो हमने आपको बताया ही है कि मून साइन से 4th और 8th में जब हो तो इसे हम ढैया कहते हैं, बेसिकली शनि की ढैया कही जाती है। और राहु अगर इम्पैक्ट, राहु नीच का है, किसी ऐसे घर में बैठा हुआ है जैसे 8th हाउस में है, एसेंडेंट में है, 7th हाउस में है, 5th हाउस में है, नीच का हो जाए, खराब हो जाए, तब ये सब इम्पैक्ट इसके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप ये देखिए कि जो प्रत्येक वृक्ष होता है वो कहीं ना कहीं हमारे नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो हमारी राशियां हैं वो हमारे 27 नक्षत्रों से ही लेके बनी है। जैसे कि अश्विनी से लेके रेवती तक के हमारे 27 नक्षत्र हो गए। इसमें कुछ ग्रंथों में जैसे शतपथ ब्राह्मण में माना गया 28 नक्षत्र कहे जाते हैं, अथर्ववेद में 28 नक्षत्र कहे जाते हैं, अभिजीत को मिला के, वो भी एक उसी का पार्ट है, उत्तराषाढ़ और श्रवण का पार्ट है। लेकिन जो हम लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो 27 नक्षत्र लेते हैं फ्रॉम अश्विनी टू रेवती। ठीक है, अब हम ये देखेंगे इन 27 नक्षत्रों से जो हमारी गणना बन रही है, 12 राशियां बन रही हैं, तो नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र का एक एक वृक्ष हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषियों ने बताया है। जैसे भरणी नक्षत्र हो गया, भरणी नक्षत्र के लिए हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आंवले का वृक्ष जो होता है वो भरणी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। और पुष्य नक्षत्र हमने सुना होगा, पुष्य नक्षत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और चित्रा नक्षत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं बेल के वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है। पूर्वा भाद्रपद जो हमारा नक्षत्र होता है वो कहीं ना कहीं आम के वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं नीम के वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही उत्तराषाढ़ा होता है वो कटहल को करता है। तो बहुत सारे जितने नक्षत्र हैं हमारे किसी न किसी पेड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया, जैसे रेवती होता है वो महुआ को करता है, ऐसे बहुत सारे वृक्षों को करता है। तो जब हमारी 7.5 जन्म नक्षत्र पे चल रही, जैसे किसी का जन्म नक्षत्र मान लीजिए पूर्वा भाद्रपद है, तो पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं आम के वृक्ष को रिप्रेजेंट करता है, आम के फल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे नेटिव को अपने जीवन काल में आम का सेवन कम से कम करना चाहिए। जबकि आम तो कहते हैं फलों का राजा होता है, लेकिन फिर भी कम से कम करना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको हम लेते हैं, कहीं ना कहीं फूड के माध्यम से ही हम अर्जित करते हैं, किसी न किसी माध्यम से अर्जित करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ब्लड के माध्यम से, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसी तरह से सप्लीमेंट जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, बनते हैं। तो अगर ऐसे न्यूरॉन्स बन जाएंगे जिसमें हेजिटेशन ज़्यादा होगी, या फिर कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगी, डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस पर्टिकुलर नक्षत्र को, तो हम ये अवॉइड कर देते हैं कि उसका सेवन वो ना करें। तो अगर वो जो नेटिव है जिसको 7.5 चल रही हो जीवन काल में, इसका सेवन कम करेगा, क्योंकि जन्म नक्षत्र हमेशा पीड़ादायक होता है, इसका सेवन कम करेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ से बचा रहेगा। और वो अपने जीवन काल में आम के वृक्ष की सेवा करता रहे। और जब शनि हर राशि में संचरण करता है 2.5 साल, लेकिन उसमें भी कुछ नक्षत्र आते हैं, तो जब पर्टिकुलर पूरा भाद्रपद नक्षत्र पे शनि चले तो कहीं ना कहीं उसको जाके आम के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी उस पर जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसकी जो लतें होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उसका भी प्रयोग नेटिव को खुद के लिए नहीं करना चाहिए, जातक या जातिका को खुद के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे धनिष्ठा हो गया, शमी का हो गया वृक्ष, तो ऐसे हमको देखना चाहिए कि पीपल का वृक्ष हो गया, पुष्य के लिए पीपल हो गया, ऐसे जितने भी वृक्ष हैं इनका पूजन करें, इनका प्रयोग ना करें। जैसे गुरु की शांति के लिए कई बार लोग ये कहते हैं कि पीपल की लकड़ी से हवन कर दे। फिर ऐसे नेटिव को जिसका जन्म यदि पुष्य में हुआ है तो फिर उसको पीपल की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आम की लकड़ी से यज्ञ कर सकता है, लेकिन आप पीपल का पूजन जरूर कर सकता है। अब जीवन पर्यंत करना है, लेकिन शास्त्रों में रविवार के दिन पीपल का पूजन वर्जित बताया गया है, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अगर उस दिन स्पर्श ना करे लेकिन बाकी के 6 दिन भी कर सकता है तो अवश्य करना चाहिए पीपल का पूजन। तो उसका पुष्य नक्षत्र बली भी होगा, क्योंकि कर्क राशि में पड़ता है, उसकी राशि भी बली होगी, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, उसको इन सब का इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा और वो बचा रहेगा। बाकी हम ये कह सकते हैं मंत्रों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा, और कुछ जो तत्व से कारक होते हैं उसके दान के द्वारा, और भी बहुत सारे रेमेडीज होती हैं जिनको अगर हम करें तो हमको हमारा कहीं ना कहीं मन भी शांत होगा और इन सब चीज़ों से हम बचे रहेंगे। अगर एक इम्पैक्ट भी होगा, बहुत खराब ही होगा, फिर भी हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो बेसिक थिंग सबको पता होनी चाहिए। वेरी, आई थिंक हमारे यूजर्स को बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। अमन जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमन नारायण।